पिछले पार्ट में हमने देखा कि जैकल अपने नए शिकार को ठिकाने लगाने टैलिन पहुंच चुका था। MI6 जैसी नामी गिरामी खुफिया एजेंसी अब तक उसका नाम तक पता नहीं कर सके थे। पूरे यूरोप की पुलिस उसकी तलाश में थी। असल में वो बहुत सातिर था। हर नए प्लान के साथ नया आइडेंटिटी, नया भेष बदलकर काम करता था। इसीलिए आज तक पकड़ा नहीं जा सका था। पर अब चीजें बदलने वाली है। टैलिन के उस थिएटर की सीलिंग जिस पर जैकल चढ़ा था वो स्लाइड होने वाली थी। इस बात से बेफिक्र होकर वो सारा ध्यान वीडियो फुटेज निकालने में लगा था। तभी सीलिंग स्लाइड होने लगी। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, किसी तरह केबल पकड़कर लटक गया। उसके वजन से केबल टाई टूटने लगी। मोबाइल भी छूटकर नीचे गिर गया। हालांकि किसी तरह वो वापस ऊपर चढ़ा, जिसके बाद उसके जान में जान आई। अभी उसका पूरा प्लान चौपट हो गया होता। कंसर्ट खत्म होने के बाद वो थिएटर के ही एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी प्रॉब्लम बताया। उस गार्ड ने उसे अपना फोन दिया ताकि वो उस पर कॉल कर सके। भाग्य संयोग उसका मोबाइल वही फर्श पर पड़ा था। इसी बहाने दोनों के बीच जान पहचान हो गई। इस गार्ड का नाम था रास्मस, तो वही जैकल ने उसे अपना नाम पीटर बताया। दूसरी तरफ MI6 वालों ने दुनिया के बेस्ट स्नाइपर्स की लिस्ट जारी किए थे, जिसे लेकर बियांका अपने समय के सबसे मशहूर स्नाइपर के पास पहुंची। वे रिटायर्ड आर्मी के जवान थे और अपने ही साथ के स्नाइपर दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। फिलहाल जर्मनी में जो शॉट मारा गया था उस पर भी उनके ग्रुप में काफी बहसबाजी हुई थी। हालांकि उनके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो 3500 के टारगेट को भेद सके। आपकी नजर में ऐसा कोई बंदा है जो ये करने के काबिल हो? वो जो भी होगा सच में कमाल ही होगा। वैसे उनके रिटायरमेंट के बाद एक अलेक्जेंडर डगन नाम का जवान उभरा था, जिसका निशाना कमाल का था। हालांकि वो मर चुका है। 10 साल पहले काबुल में उसका पूरा स्क्वाड बम विस्फोट के चपेट में आ गया था। किसी की भी बॉडी पहचानने लायक तक नहीं बची थी। क्या पता डगन उस विस्फोट में बच निकला हो। बियांका तुरंत अपने सोर्स को फोन करके अलेक्जेंडर डगन की जानकारी निकालने को बोली। उधर लैरी अभी भी लंदन में ही था। जुगाड़ लगाकर नया सिम कार्ड भी खरीद चुका था। इस नए नंबर से वो अपने भाई नॉर्मन को मैसेज किया। दोनों में बातचीत हुई। असल में लैरी को एक एड्रेस चाहिए था। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस हमले में नॉर्मन भी घायल हुआ था, जो आगे चलकर उसके परेशानी का सबब बनने वाला है। शाम को बियांका काम निपटाकर घर लौटी तो लैरी उसी के ताक में बैठा था। बियांका की बेटी उसके कब्जे में थी। वो उसे उसके सामने मारना चाहता था। इससे पहले कि वो जैस्मिन को हलाल करता, बियांका ने उसका घुटना तोड़ डाला। जैस्मिन को हल्की खरोच आई, पर वो साफ तौर पर बच गई। लैरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जैकल टैलिन के सड़कों पर यूं ही घूम फिर रहा था, तभी एक महिला के पैर को देख उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने फौरन सिक्योर लाइन से नॉर्मन को मैसेज किया। फिर उनके बीच बातचीत हुई। दरअसल जैकल को उसके अगले ऑपरेशन के लिए गन बनवाना था। टारगेट की दूरी थी 75 मीटर। हालांकि मसला दूरी को लेकर नहीं, मेटल डिटेक्टर और एक अल्ट्रा सेंसिटिव स्कैनर को लेकर था। वैसे नॉर्मन इस तरह की गन बना तो सकता था, पर उसका दाहिना हाथ चोटिल था। उसे किसी और पर भरोसा भी नहीं था, इसलिए मना कर दिया। जैकल खुद गन बनाने में उसकी मदद करने को राजी हुआ, तब जाकर कहीं वो माना। इधर बियांका लैरी की खबर लेने अस्पताल जा पहुंची थी। उसने नॉर्मन का एड्रेस उगलवाने के लिए उसका गला तब तक घोंटती रही जब तक कि वो अपना मुंह नहीं खोलता। आखिर में जब इन्होंने उससे वादा किया कि वो नॉर्मन को जान से नहीं मारेंगे, तब जाकर वो उसका पता उगलना शुरू किया। फिलहाल वो बुडापेस्ट में है। शहर के बाहर सदर्न साइड में एक अस्तबल है, वहीं पर एक सफेद कलर की बिल्डिंग में वो रहता है। ये सूचना वो अपने बॉस से साझा की। इलाका काफी बड़ा था, इसलिए इन्हें उस जगह को ढूंढने में काफी वक्त लग सकता था। पिछली बार की तरह ये जोखिम भी नहीं ले सकते थे। ऊपर से नॉर्मन की गिरफ्तारी की मंजूरी भी लेनी थी। ये अपना तामझाम करने में लगे थे। तब तक जैकल बुडापेस्ट पहुंच चुका था। इस बीच जब से वो अपने घर से निकला है, प्रतिदिन अपनी फैमिली से भी बात कर लिया करता था। उधर नॉर्मन उसे पिक करने आ चुका था। ये पहली बार था जब वे दोनों फेस टू फेस मिल रहे थे। यहाँ से वो उसके ठिकाने की तरफ निकल पड़े। मेन गेट पर उसने कैमरा लगा रखा था। इसके अलावा उसके बिल्डिंग के हर कोने पर कैमरा लगा था। ये कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके अंदर नॉर्मन का पूरा साम्राज्य था। यहीं पर एक पुराने स्नाइपर गन को देख जैकल की पुरानी यादें ताजा हो गईं। भाई साहब, शायद वो पास्ट में फौजी था। फाइनली वे मुद्दे पे आए। जैकल के पास एक फ्रैक्चर बूट का ड्राइंग था। इसी में गन की सारी चीजें फिट करनी थी। नॉर्मन को उसका आइडिया काफी पसंद आया। रह गई बात उस मेटल डिटेक्टर और स्कैनर की, तो उससे बचने के लिए जैकल गन के सारे पार्ट प्लास्टिक का रखने का विचार बना रहा था। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। आमतौर पर सब चीजें प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन बैरल नहीं। पर नॉर्मन जैसा कारीगर हो तो कुछ भी पॉसिबल है। वो हल्के धातु से बैरल को बनाने का जुगाड़ बताया, जिससे वो 7 से 8 गोलियां चला सकता है। इतना उसके लिए काफी था। पहले ये डिजाइन तैयार करना शुरू किए, जिसका कोड नॉर्मन बोलता गया, जैकल टाइप करता गया।
इन्हें प्रिंटिंग कोड लिखने में 5 घंटे लग गए। फिर नॉर्मन ने मशीनों को प्रिंट पर लगा दिया, जिसमें 10 घंटे और लगने वाले थे। तब तक ये माहौल जमा लिए। नॉर्मन बेलारूस में किसके काम के लिए गया था, इस पर भी चर्चा हुई। जैकल अपनी बातों में उलझाकर उससे उगलवा लिया कि बेलारूस में उस पर अटैक माई 6 ने किया था। हालांकि वो उनको धूल चटाकर बच निकला था। अगर नॉर्मन पकड़ा जाता तो जैकल को भी दिक्कत हो सकती थी। घुमा फिराकर वो उसे चेतावनी देता गया कि ऐसी गलती वो दोबारा न करे, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आधी रात तक माई 6 ने उस जगह को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, जैसा कि लैरी ने उन्हें बताया था। बियांका और उसकी टीम उसी रात बुडापेस्ट के लिए निकल पड़े। सुबह तक फ्रैक्चर बूट बनकर तैयार हो चुका था, जो जैकल के पैर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद नॉर्मन ने उसे असेंबल करने का तरीका भी बताया। जैकल ने उसी तरह गन को असेंबल किया और इसे ट्राई करने के लिए पास के जंगलों की तरफ निकल पड़ा। वही रात भर जगने के चलते नॉर्मन सोने चला गया। दूसरी ओर बियांका बुडापेस्ट की धरती पर कदम रख चुकी थी और बड़े रफ्तार से इनके ठिकाने की ओर ही चली आ रही थी। उधर जैकल मार्केट से एक तरबूज लिया, उसे कलर किया, फिर लेकर एक एकांत जगह पहुंच गया। 75 मीटर की दूरी से पहली गोली फायर किया, जो टारगेट से थोड़ी दाहिने जा लगी। तीसरे बार में वो इस गन के स्कोप को अच्छी तरह सेट कर पाया। मामला सेट करके वो भी ठिकाने की ओर चल पड़ा। तभी कुछ गाड़ियों को देख उसे शंका हुआ। नॉर्मन के घर के मेन गेट पर ही एक चाय की टपरी थी, वहीं बैठकर वो मोयाइना करने लगा। तभी वो ब्लैक कार उनके गेट के सामने रुकी। फिर उन्होंने इस इलाके की पूरी पावर सप्लाई कट करवा दी ताकि कैमरे बंद हो जाए। खतरे को भांप जैकल तुरंत नॉर्मन को फोन किया, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। काफी फोन करने के बाद वो निद्र से जगा। तब तक माई 6 के एजेंट उसके साम्राज्य में दस्तक दे चुके थे। मेहमान फिर से आ गए हैं, फौरन सारे सबूत मिटाकर वहां से निकलो। नॉर्मन ने गन के लिए जो कोड लिखा था उसे मिटा दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बिल्डिंग के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। नॉर्मन गिर चुका था, इसलिए उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दिया। वे भी जवाबी फायरिंग किए और काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। फिर उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई। तुमने ही वो गन बनाई जिससे मैनफ्रेड फेस्ट का खून हुआ था। बियांका के इस सवाल पर वो चुप्पी साध लिया, कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। इतने में बियांका को यहाँ एक और शख्स का सामान मिला। खबर थी कि जिस शूटर ने मैनफ्रेड फेस्ट को मारा, उसे एक और आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके लिए उसे गन चाहिए होगा। नॉर्मन एक हाथ से ये काम तो नहीं कर सकता, जिसका मतलब वो शूटर यही है और उसी का ये सामान है। हालांकि इस पर भी नॉर्मन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी वे अंदाजे से उस शूटर के लौटने का इंतजार करने लगे। यहीं पर बियांका ने बताया कि उसे पकड़वाने की टिप उसके भाई लैरी ने दी थी और अब वो दोनों पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। गुस्से में तिल मिलाकर नॉर्मन जैसे ही खड़ा हुआ, एक गोली उसके सर को चीरती हुई निकल गई। ये सभी डर कर कवर ले लिए, क्योंकि वो स्नाइपर आसपास ही था। अगर वो नॉर्मन को नहीं मारता तो किसी न किसी तरह वो उससे जैकल का नाम उगलवा ही लेते। तभी एक जवान की नजर उस पर पड़ गई। जैकल किसी तरह उनकी गोलियों से बचकर अस्तबल से एक घोड़ा लिया और भाग निकला। ये कार से उसका पीछा किए, लगातार उस पर गोलियां चलाए, मगर हर बार पता नहीं कैसे वो बचता जा रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ की टहनी से टकराकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये भी पीछे से वहां पहुंचे। इस जंगल में घने अंधेरे के बीच उसे पकड़ना आसान नहीं था। इतने में एक गोली एक एजेंट के बुलेट प्रूफ वेस्ट पर आकर लगी। जंगल के अंदर से ही वो इनको निशाना बना रहा था। हालांकि ज्यादा देर तक वो इनसे छिप नहीं सका। उसकी भलाई भागने में ही थी। बियांका उसका पीछा करते हुए शूट करती रही, लेकिन आखिर में वो एक तालाब में कूदकर गायब हो गया। खीस में आकर बियांका तालाब के उस एरिया में पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी, मगर कुछ न हो सका। जैकल इस सब का माहिर खिलाड़ी था। ये सब कला उसने कैसे सीखा जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ से कुछ दूरी पर एक वेयर हाउस था, जहाँ पर जानवरों का चारा रखा हुआ था। हार थक कर वो वहीं पर सो गया। तभी इस प्रॉपर्टी के मालिक जगन ने उसे कैद कर लिया। जैकल सारी रात उसी के वेयर हाउस में कैद रहा। फिर सुबह होते ही जगन उसकी खातिरदारी करने आया। उसे धमकाया कि वो फिर उसके प्रॉपर्टी में नजर नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं जैकल सस्ते में छूटने वाला था। तभी जगन की नजर उसके राइफल पर पड़ गई। फिर मामला बिगड़ गया। उसने जैकल को वापस नहीं जाने दिया। हालांकि वो उसे जितने चाहे उतने पैसे देने को तैयार था। जगन भी समझ चुका था कि आज तगड़ा माल हाथ लगेगा। वो फौरन अपने भाई को कॉल किया और सारा मामला समझाया, और ये भी कि वो मुहमांगा रकम देने को तैयार है। तुम उसे पकड़ कर ही रखना, हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। ये बताकर वो जगन के घर की तरफ निकल चले। बीच रास्ते में पुलिस वालों ने नाकाबंदी किया था। ये उसी शूटर को पकड़ने के लिए किया गया था। दूसरी तरफ जगन मीट खाते खाते बदतमीजी पर उतर आया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। जैसे ही मौका मिला, जैकल उसे मारकर अपना सामान लिया। फिर जगन की गन और गाड़ी लेकर भाग ही रहा था। तभी जगन के भाई आ गए। उन्हें देख वो कार में ही छिप गया। वे 2 लोग थे।
उनके घर में जाने के बाद जैकल कार स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतने में झगन का भाई उसकी लाश देख जैकल पर फायरिंग शुरू कर दिया। हालांकि वो भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसे मारकर जैकल ने दूसरे लड़के को बंदी बना लिया ताकि वो उसके काम आ सके। उसके जरिए वो एक सेफ रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ा। आखिर में वो इस लड़के को भी मारने वाला था। इससे पहले वो उसका मोबाइल ले लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी वो नरम पड़ गया। फिर उसी के फोन से न्यूरी को कॉल किया, उससे हर एक चीज के लिए माफी मांगा। वैसे उसे एक चीज चाहिए थी, उनके बेडरूम में एक कमरा है, उसे ये बताने की जरूरत नहीं। नूरी उस कमरे को जान चुकी है। उसी कमरे से उसके कुछ सामान चाहिए थे। फिलहाल वो हंगरी के बुडापेस्ट में है। इसके बाद वो उस लड़के को मारने ही वाला था। वो दोनों तुम्हारे क्या लगते थे? ये लड़का उनके यहाँ काम करता था और अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था, इसलिए जैकल ने उसे छोड़ दिया। उधर नॉर्मन के अड्डे पर फॉरेंसिक वाले भी अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी उन्हें यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर 2 लोगों को गोली लगने की खबर मिली। होना हो ये उसी शूटर का काम होगा। यहाँ पर उन्हें शूटर के फिंगरप्रिंट मिलने के काफी चांसेस थे। दूसरे साइड पर इस बात की भी जांच पड़ताल हो रही थी कि MI6 के हेडक्वार्टर में नॉर्मन का खबरी कौन था। हालांकि खबरी अभी भी इनके हाथ नहीं लग पाया था। अब तक सामान लेकर नूरी भी उस होटल में जा पहुंची थी जहां पर चार्ल्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों मिले। इसके अगले ही पल चार्ल्स उसे वापस जाने को कहा, क्योंकि वो उसे इन सब में और घसीटना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी हालत देख नूरी उसे छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई। नूरी उसके काम के बारे में इतना तो जानती थी कि उसे उसके काम के लिए भेष बदलना पड़ता है, पर यह सब उसे कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। चार्ल्स ने बताया कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, किसी तरह उनसे बचकर यहाँ से निकलना है। इन्हीं सब बातों के बीच वो ऐसे बनकर तैयार हुआ जिसे पहचानना असंभव था। यहाँ से वो बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर पहुंचे। नूरी की घर की फ्लाइट थी, इसलिए वो उधर निकल गई, जबकि जैकल अपने काम को अंजाम देने टैलिन की फ्लाइट पकड़ लिया। उसी फ्लाइट में बियांका भी थी, जिसे देखते ही वो पहचान गया। वो भी टैलिन ही जा रहे थे। उनके बॉस ने खबर दिया था कि वो शूटर अलेडाग चार्ल्स को मारने वाला है। असल में ये जानकारी उन्हें अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से मिली थी। उन्होंने जैकल और सुफिया की बात फोन पर सुनी थी। चूंकि सुफिया का नाम भी असली नहीं था, ऊपर से वो सिक्योर लाइन पर बात करते थे, इसलिए उनका डिटेल्स नहीं निकाला जा सका था। टैलिन पहुंचकर वे अपने अपने रास्ते निकल लिए। जैकल ने फौरन रहने का जुगाड़ कर मेकअप वगैरह निकाला और फिर रास्मस को कॉल किया। उसे ड्रिंक के लिए पूछा, जिसे वो मना नहीं कर सका। फिर वे दोनों एक लग्जरी बार में मिले। पीटर ने उसे ड्रिंक ऑफर किया तो दाम देख उसकी भौहें चौड़ी हो गईं। हालांकि इसके पैसे तो पीटर पे करने वाला था। बातचीत करते करते आज रात वो उसके घर पर ठहरने के लिए भी मना लिया। वैसे बताते चले कि रास्मस थोड़ा अल्टर आदमी था, इसलिए आसानी से जैकल के बहकावे में आ गया। अगली सुबह जैकल एक बार फिर सुफिया से मिला और इस बार उनकी ये आखिरी मुलाकात थी। साथ में जैकल ये भी याद दिलाता गया कि काम होने के बाद उसके पैसे मिल जाने चाहिए। इधर ये पैसे बनाने पर फोकस कर रहा है तो उधर उसका साला उसके पैसे चुराने पर। नूरी से वो बिजनेस के लिए 40,000 मांगने आया था और लंबा हाथ मार गया। आज रास्मस की दिन में ड्यूटी थी, वो ड्यूटी जाने ही वाला था। तभी पीटर ने बताया कि वो एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर है और उसके थिएटर पर स्टडी करना चाहता है। वैसे उसके पास उस थिएटर का ब्लूप्रिंट तो है, मगर सामने से देखने का मजा ही कुछ और है। रास्मस उसे थिएटर का एक टूर दे तो सकता था, पर उसे ये काम आज दिन में ही निपटाना होगा, क्योंकि रात में म्यूजिक कंसर्ट है और अगले दिन से थिएटर में लॉकडाउन लगने वाला है। शायद परसों कोई पावरफुल बिजनेसमैन आने वाला है, जिसके बाद बिना स्पेशल परमिशन के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या था, जैकल दिन में ही रास्मस की मदद से थिएटर का एक टूर करने पहुंच गया। कुछ जरूरी काम थे, उसको निपटाने में लग गया। उधर MI6 वाले जैकल से मिलता जुलता चेहरा बना चुके थे। हालांकि उसका शक्ल पूरी तरह से उससे मैच नहीं कर रहा था। इस शख्स की एक कॉपी वो UDC को भी भेज दिए, लेकिन उधर से उनका कोई जवाब नहीं आया। इधर जैकल अपना काम निपटाकर वापस रास्मस के रूम पर लौट गया। आज शाम को उसकी फ्लाइट थी। रास्मस की ड्यूटी से लौटने के बाद वो उसे अलविदा बोलकर निकल गया। हालांकि वो उससे झूठ बोल रहा था। यहाँ से वो पूरी तैयारी के साथ थिएटर पहुंचा। स्कैनर ने उसके बॉडी में मेटल डिटेक्ट कर लिया। शायद ये उसके बूट की वजह से हो रहा है। बूट के बहाने उसे एंट्री मिल गई। यहीं से उसने खाने पीने का भी बंदोबस्त कर लिया। कुछ देर में कंसर्ट स्टार्ट हुआ। जैसे तैसे करके एक म्यूजिक खत्म होने तक इंतजार किया, फिर अपने काम पर लग गया। असल में उसका प्लान सीलिंग के ऊपर जाकर छिपना था, क्योंकि कल से थिएटर में लॉकडाउन लग जाएगा और परसों UDC का यह कंसर्ट है। यहाँ नीचे जगह भी कम था, मतलब इसी पोजीशन में उसे लगभग 48 घंटे तक खाना पीना सब मैनेज करना था।
कुछ घंटे बाद कंसर्ट खत्म हुआ तो उसे नींद आने लगी। वो नूरी के ख्यालों में खो गया। ये वो समय था जब वो नूरी से एक बार में पहली बार मिला था। वहां वो पार्ट टाइम वेटर की जॉब करती थी। यही से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। अगली सुबह लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। थिएटर के जो गार्ड थे उनसे पहले शुरुआत किया गया। कुर्सी वगैरह ऊपर नीचे हर कोने कोने को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा था। बियांका तो ठीक जैकल के ऊपर से चक्कर लगा गई, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। वही यूडीसी जिस मंच से प्रेजेंटेशन देने वाला था, वहां एक बुलेट प्रूफ कांच का प्रोटेक्शन लगाया गया था। मतलब इनका सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत आला था। देखते ही देखते आज का दिन भी गुजर गया। अगले दिन हम उस महिला को देखते हैं जो यूडीसी को मरवाने वाली पार्टी में थी। वो भी उसका कंसर्ट देखने आई थी। दर्शक आ चुके थे, माहौल बन चुका था। यूडीसी के आने के बाद उसका प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। इधर जैकल भी बाहर निकलकर पहरे पर तैनात 2 गार्ड को एक के बाद एक निपटा दिया, और वो भी सिर्फ एक एटीएम कार्ड से, जिसे वो खाली समय में खरोच खरोच कर धारदार बनाया था। अब यूडीसी और जैकल के बीच सिर्फ एक बुलेट प्रूफ ग्लास बचा था। जैसे ही वो ग्लास से बाहर निकला, समझो खेल खत्म। दूसरी तरफ सुफिया और उसके बॉस वगैरह की निगाह टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल चिपकी हुई थी। यूडीसी के ग्लास से बाहर निकलते ही एक दूसरे शूटर ने यूडीसी पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिससे जैकल की गोली मिस कर गई। फिर उसे दूसरा मौका नहीं मिला। अगले ही पल वहां भगदड़ मच गई। वे समझ चुके थे कि यहाँ 2 शूटर है, पर वे भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सके और उसी भीड़ में जैकल भाग निकला। हालांकि रैस्मस की नजर उस पर पड़ चुकी थी, इसलिए जैकल ने बड़ी चतुराई से उसे भी मार डाला। यहाँ से कहानी 10 साल पीछे जाती है। अफगानिस्तान के प्रांत हेलमंड में हम एक शूटर को देखते हैं जिसका नाम था अलेक्जेंडर डगन। डगन कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ही था। वो और उसका स्पॉटर गैरी एक तालिबानी सरगना को शूट करने के फेर में घात लगाकर बैठे थे। जिनको पता नहीं है बताते चले कि हर शूटर के साथ उसका एक स्पॉटर होता है जो टारगेट को फाइंड करके एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। साथ ही साथ हवा की गति कितनी है, टारगेट से फासला कितना है, ये सब काम स्पॉटर का होता है। लगभग 6 घंटे इसी पोजीशन में इंतजार करने के बाद उनका टारगेट सामने आया, जिसे निपटाकर ये अपने बेस पर लौट चले। परजेंट में MI6 को जैकल की गन, उसके यूरिन का सैंपल वगैरह हाथ लग चुका था। शायद अब वो उसके DNA माल करके उसकी पहचान जान सकते हैं। वही जिस शूटर ने यूडीसी पर गोली चलाया था, वो उसी के सिक्योरिटी गार्ड में से एक था। उधर जैकल के नाकाम होने से सुफिया के बॉस विंथ्रॉप का माथा गर्म हो चुका था। अब घानी जैकल के ऊपर गिरने वाली थी, क्योंकि विंथ्रॉप भी बहुत खतरनाक आदमी था। जिसकी वजह से उसका प्लान चौपट हुआ, उस वजह को वो कतई नहीं छोड़ने वाला। हालांकि रिवर लॉन्च होने में अभी भी 5 दिन का समय बाकी है। शायद जैकल कुछ कमाल कर जाए। इधर कैमरा फुटेज से जैकल की फेस आईडी मैच की गई, लेकिन किसी के चेहरे से उसकी फेस आईडी मैच नहीं हुई। मतलब वो बंदा भूत है या फिर पता नहीं क्या है। इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही जोरावर अलेक्जेंडर डगन की फाइल निकाल चुका था, जिसे निकालने के लिए कुछ दिन पहले बियांका उसको बोली थी। पर यह फाइल तो स्ट्रैप 2 निकला। मतलब ये बिना आर्मी से परमिशन लिए इस फाइल को नहीं देख सकते। अलेक्जेंडर डगन और उसके यूनिट ने जरूर कुछ बड़ा कांड किया होगा, तभी आर्मी को उनकी फाइल छिपानी पड़ी है। उस तालिबानी सरगना को निपटाने के बाद उनके यूनिट में खुशी की लहर थी, पर यह अंत नहीं था। अभी तो तालिबानी सरगनाओं की इनके पास पूरी लिस्ट थी। अब अगला शिकार किसका किया जाए, उसे चुनने का मौका डगन को मिला। दूसरे मिशन को शुरू करने से पहले थोड़ी मस्ती भी जरूरी थी, इसलिए कमांडर ने उन्हें साइप्रस के ट्रिप पर भेज दिया। वहां डगन और गैरी मौज कर रहे थे, तभी गैरी की एक शख्स से झड़प हो गई। पर वो बंदा बड़ी सही आदमी था। झगड़ा करने के बजाय उसने इनके लिए ड्रिंक ऑफर किया। गैरी अपनी बखान करने में माहिर आदमी था। बकने लगा कि कल ही हमने एक बंदे को 1400 मीटर की दूरी से उड़ा दिया। हम ब्रिटिश आर्मी के सबसे बड़े स्नाइपर हैं। इतना जानने के बाद इस बंदे ने उन्हें एक आदमी को मारने के लिए 20,000 ब्रिटिश पाउंड का ऑफर दिया। वैसे भी वो आर्मी के लिए जान लेते ही है, और इसके लिए उन्हें कितना मिलता है। हालांकि ये दोनों सहमत नहीं हुए, फिर भी वो बंदा अपना कार्ड देता गया। परजेंट में हम नूरी के भाई को देखते हैं, जो घर पर न्यूज देख रहा था। उस किलर की न्यूज देख उसे लगने लगा कि ये चार्ल्स है, क्योंकि ये न्यूज टैलिन की थी और चार्ल्स भी टैलिन गया हुआ था। नूरी फौरन उसे कॉल की, बताई कि न्यूज पर उसके जैसे किसी किलर की फोटो दिखा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? तुम लोग मुंह बंद रखना और किसी से कुछ मत कहना, इसका मतलब वो तुम ही हो। नूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि वो यहाँ स्पेन में बिल्कुल सेफ है, ये बताकर वो फोन काट दिया। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां पर एक पावरफुल आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं से लौट रहा था। तभी किसी ने उसको शूट कर दिया। वे गैरी और डगन थे, जिन्होंने उस शख्स का ऑफर ले लिया था। इसके लिए उन्हें 20,000 ब्रिटिश पाउंड मिले।
आगे उनके लिए और भी काम थे। सरफराज के बॉस उनके काम से बहुत खुश थे, पर ये आर्मी छोड़कर इस सब के चक्कर में पड़े तो आर्मी की पुलिस इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इनका साथ बस यही तक का था। ड्यूटी पर लौटते ही इन्हें एक तालिबानी फील्ड कमांडर नजीब के आने की सूचना मिली। वो अपने कजन के शादी में आने वाला था। इनका काम बिना खून खराबा किए उसे जिंदा पकड़ना था। सब अपना हर वाह हथियार लिए और नजीब खान को पकड़ने निकल चले। इधर माहौल बन चुका था। ये तालिबानी बड़े मजे से शादी का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे। तभी ब्रिटिश आर्मी के जवान इनके घर दस्तक दिए। मामला बिल्कुल क्लियर था, उन्हें बस नजीब खान जिंदा चाहिए, जिसे लेकर वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तालिबानी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मामला गरमा रहा था। उधर तालिबानियों का एक स्नाइपर गैरी और डगन पर निशाना साधे हुए था। डगन ने उसे तुरंत शूट कर दिया, पर उस तालिबानी के हाथ में स्नाइपर नहीं बल्कि मशीन गन थी, जिसकी आवाज सुनते ही वहां नरसंहार शुरू हो गया। फौजियों ने आरपीजी देख उनको हिलने तक का मौका नहीं दिया और तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक कि वे सभी ढेर नहीं हो जाते। उनमें बहुत सारे आम लोग भी मारे गए, जो बिल्कुल सही नहीं था। गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने इसे छिपाना ही बेहतर समझा। उनके ऊपर हमला हो रहा है ये बताकर वो उस जगह को स्मोक से मार्क किए। आगे का काम हवाई हमले ने कर दिया। डगन को इस घटना की वजह से काफी आघात हुआ। ये घटना उसके लिए डरावना सपना बन गया, जो उसे अक्सर दिख जाया करता था। काफी सॉर्स वगैरह लगाने के बाद MI6 को डगन की फाइल ओपन करके मिल चुकी थी। बियांका उसे पढ़ना शुरू की, जिसमें लिखा था कि ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो पायर ब्रॉड HDPRCC से स्नाइपर कोर्स किया था। फिर पाथफाइंडर प्लेटून में टॉप स्नाइपर बना। उसे डिप्लॉयज किया गया था नॉर्वे, नॉर्दर्न आयरलैंड, कोसोवो, सियरा लियोन, इराक। आखिर में वो अफगानिस्तान में था। 23 अप्रैल 2013 को वो और उसकी पलटन हेलमैंड में एक ऑपरेशन पर थे। रास्ते में ही उनकी पूरी यूनिट एक धमाके में खत्म हो गई। मतलब डगन मर चुका है, लेकिन असल बात तो इन्हें पता ही नहीं। रास्ते में डगन को एक टिल्ला जैसा दिखा था। सभी गाड़ी से उतरकर सतर्क हो गए। शायद उस टिल्ले पर IED लगाया गया था। बम का निरीक्षण करने के लिए डगन अपने साथ जबरन गैरी को ले गया। वे निरीक्षण करते हुए उस टिल्ले तक पहुंचे। पता चला कि वहां एक छोटा सा साइकिल था। बेवजह ही वो घबरा गए थे। जैसे ही वापस चलने के लिए सभी गाड़ी में सवार हुए, डगन ने अपने पूरे यूनिट को उड़ा दिया। फिर वो गैरी को लेकर छूमंतर हो गया। ब्रिटिश आर्मी की नजरों में बाकी जवानों के साथ वे दोनों भी मर चुके थे। दोस्तों, इसके 8 एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं। 2 एपिसोड और है, जिसमें से 9वां एपिसोड इसी थर्सडे को जियो सिनेमा पर रिलीज होगा और 10वां उसके अगले थर्सडे को। यानी इसका तीसरा पार्ट 8 दिन बाद ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा।